हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जो कि आपके इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस आते हैं एंड जो इकोलॉजी के क्वेश्चंस रिलेटेड होते हैं। इन सभी को हम लोग इस वीडियो में कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं तुरंत। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं 2017 के रिगार्डिंग। तो सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का स्थान 116वां था, ये आपको ध्यान नहीं रखना है, ठीक है, पहले मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट देखिए, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, तो ये वायुमंडल में नमी पर, ये आपको ध्यान रखना है कि जो वर्षा की मात्रा होती है वो निर्भर करती है वायुमंडल में जितनी नमी होती है उस पर वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल और जीवों में से पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है? तो ये जैवमंडल होता है, क्योंकि इसमें जितने भी प्रकार के जैसे जलमंडल है, स्थलमंडल है, वायुमंडल है, सभी का समावेश किसमें होता है? जैवमंडल में होता है, इसीलिए ये सबसे वृहद पारिस्थितिकी तंत्र होता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की भारत सरकार द्वारा स्थापना की गई थी वर्ष 2010 में। पर्यावरण से क्या अभिप्राय है ये आपको बताना है। तो जैसे भूमि, जल, वायु, पौधों और पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, इसको कहते हैं पर्यावरण। और देखिए नेक्स्ट परिभाषा है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय पर बिंदु पर घेरे हुए होती है, इसको भी कहते हैं पर्यावरण। नेक्स्ट देखिए, भौतिक, जैविकीय, सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होती है उसको भी कहते हैं पर्यावरण। तो ये सारी जो डेफिनेशंस हैं, परिभाषाएं हैं, आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए, बात कर लेते हैं, अगर पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से क्या कहलाता है? पर्यावरण। तो आपको ये चारों ही परिभाषाएं, डेफिनेशंस अबाउट पर्यावरण ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए, अगर बात कर ले, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था 1986 में, तो उसकी क्या परिभाषा थी? तो ये ध्यान रखना है, पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक, जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। ये देखिए, पर्यावरण संरक्षण एक एक्ट आया था 1986 में, उसकी परिभाषा के अनुसार है ये वाली परिभाषा। चलिए नेक्स्ट बात करें। अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे कि पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंध नहीं है तो गरीबी कम करने का। तो ये पर्यावरणीय सुरक्षा से इसका कोई संबंध नहीं है कि आपकी गरीबी कम हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1986, जिसके अनुसार अभी हमने परिभाषा भी देखी थी। पर्यावरण बनता है जीवीय घटकों, भू आकृतिक घटकों और अजैव घटकों से। पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं और कुछ कारक कार्य करते हैं नियंत्रक के रूप में। कुछ रिसोर्सेज तो कुछ कंट्रोलर नियंत्रक के रूप में भी कार्य करते हैं। धारणीय विकास के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है प्राकृतिक संसाधन। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है, धारणीय विकास। विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है, यही है देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब कि हम जो जिस जनरेशन में रह रहे हैं, आगे हमारे जो नाती पोता या बेटे बेटी, उनके लिए भी सोचकर, मतलब कि भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में जिसमें रखा जाता है, तो वो धारणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में ये चीज़ का जिक्र किया गया है कि ऐसा नहीं है कि जितनी भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं या रिसोर्सेज हैं उनको सिर्फ हमारी ही पीढ़ी कंज्यूम कर जाए, मतलब ख़त्म कर ले, बल्कि हमें आगे के जो हमारा भविष्य है, जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है, उसके बारे में भी ध्यान रखना चाहिए, सोचना चाहिए। तो ये कौन सा कंसेप्ट किसके अंतर्गत दिया जाता है? तो धारणीय विकास के अंतर्गत, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत दिया जाता है, यही चीज़ इसमें कही गई है। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित जो पृथ्वी सम्मेलन था उसका मुख्य मुद्दा क्या था? तो यही था सतत विकास। तो आपको ध्यान रखना है कि वर्ष 2002 की बात की जा रही है, जोहान्सबर्ग में एक पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था, उसका मुख्य मुद्दा था सतत विकास। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास लक्ष्यों, मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का निर्धारण किया, वे कुल है 17। तो ये ध्यान रखना है, टोटल 17 है, और इसके अलग से वीडियो मैंने इसी चैनल पे प्रोवाइड कर दी है, आप सर्च करके सभी 17 गोल्स को याद कर सकते हैं, उसमें मैंने ट्रिक भी बताया है। नेक्स्ट देखिए, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगति जानने हेतु निर्माण किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स का। तो देखिए, इंडेक्स बहुत जरूरी होता है कि किस देश ने कितना अभी 17 में से कितना अचीव कर लिया है। तो ये प्रगति की दिशा जानने के लिए ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स को बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं विश्व पर्यावरण दिवस, तो ये 5 जून को मनाया जाता है, आप सभी को। बात कर लेते हैं देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं। तो यहाँ देखिए, वन, जल और खनिज, वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं कहलाते हैं प्राकृतिक पूंजी या फिर प्राकृतिक संसाधन। 1972 में जो आयोजित किया गया था वो था स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन।
सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है जल चक्र में, ठीक है। तो सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जल चक्र में मानी जाती है। जो देखिए नीरी है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, वो कहाँ पे स्थित है? न से नीरी, न से नागपुर। नीरी का काम क्या है? तो नीरी बेसिकली काम करता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन। नेक्स्ट देखिए, सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण और प्रदूषण का निरोध और नियंत्रण और निर्धनता को घटाना। तो ये सतत विकास के लिए आवश्यक है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो रियो में, रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था 1992 में। कहाँ पे? ब्राजील में। और ये स्थान था रियो डी जेनेरियो, यही वाला स्थान था, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे। इन कार्यक्रमों को क्या नाम दिया गया था? एजेंडा 21। ओके, देखिए 21वीं सदी के लिए ये 1992 रियो डी जेनेरियो में जो निर्धारित किए गए थे पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम, तो उनको एजेंडा 21 नाम दिया था। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। वायु क्या है? एक मिश्रण है। इसमें देखिए बहुत सारे, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.038%, इतनी सारी गैसें पाई जाती हैं। कहाँ पे? वायुमंडल में पाई जाती हैं, एटमॉस्फेयर में। ओके, नोबल गैसों में से वह गैस जो वायु में नहीं पाई जाती है उसको कहते हैं रेडॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नोबल गैसों में से वह गैस जो वायु में नहीं पाई जाती है, रेडॉन। ओके, तो ये आपको जेनॉन, रेडॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम, ऑर्गन, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, ये एक ट्रिक है ताकि आप जो नोबल गैसेस हैं उनको याद कर सके, जो अक्रिय गैस होते हैं या इनर्ट गैसेस होते हैं, जो बिल्कुल लास्ट में पीरियोडिक टेबल में आपको देखने को मिलते हैं ना केमिस्ट्री में। तो हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, फिर उसके बाद जेनॉन, रेडॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, ऐसे ही करके हैं, ठीक है। तो ये सारी गैसेस हैं और जो वायु में नहीं पाई जाती हैं वो है रेडॉन। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है नाइट्रोजन का, आपने देखा ही 78% है, 78। नेक्स्ट देखिए, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति या पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो वो कौन सी गैस होगी जिसकी कमी हो जाएगी? तो ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा हमें। पेड़ पौधे से ही तो हमें ऑक्सीजन मिलता है। वह कार्य जो पेड़ पौधों का नहीं है तो वो है वायु का प्रदूषण। वायु का प्रदूषण पेड़ पौधों का कार्य नहीं है, बल्कि तो वो वायु को स्वच्छ करते हैं। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय तथा ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है कि पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय तथा ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा। कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। ये अपनी मूल रूप में किस में पाया जाता है? तो ग्रेफाइट और हीरा में पाया जाता है। ध्यान रखना है कि अगर मूल रूप की बात की जाए तो ये ग्रेफाइट एंड हीरा के रूप में मूल रूप में पाया जाता है। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है तो प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो पृथ्वी पर कार्बन चक्र होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। और देखिए, पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती कैसी है? तो श्वसन से, जो हम लोग सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। जो जैव पदार्थ होते हैं उनका अपक्षय मतलब टूटता है जब वो, तो वो उससे भी होता है, ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा भी बढ़ता है। तो इस तरीके से जो प्रकाश संश्लेषण है उसके द्वारा नहीं बढ़ता, और किससे बढ़ता है? इन सभी क्रियाओं से बढ़ता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अपक्षय का विचार किससे संबंधित है? तो अपक्षय का विचार संबंधित है एक प्राकृतिक क्रिया से जो चट्टानों के सूक्ष्म कणों में विभक्त हो जाती है। जैसे कोई एक चट्टान है, टूट टूट के कैसे छोटी छोटी पार्ट्स में हो गए, उनका अपक्षय हो गया, तो यही है अपक्षय। ओके, और ये प्राकृतिक क्रिया होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, यहाँ पे है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये है जिनेवा में। कहाँ पे है? जिनेवा में। और विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कन्वेंशन ये लागू हुआ था 23 मार्च 1950 को। तो ये ध्यान रखना है कि विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय ये कब लागू हुआ था? 23 मार्च 1950 में। UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ऐसे करके है, तो ये केन्या की राजधानी नैरोबी में इसका मुख्यालय अवस्थित है, ध्यान रखना है आपको। देखिए, UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना हुई थी 1972 में, ध्यान रखना है आपको ये क्वेश्चन। UNEP की वर्तमान प्रमुख है तो ये एरिक सोलहेम, ये उस टाइम के मतलब कि ये 2018 के हुआ करते थे। अभी वाले आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है EPA का पूर्ण रूप क्या है? तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है EPA का फुल फॉर्म। देखिए, EPA जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की एक संघीय एजेंसी है। इसकी स्थापना 2 दिसंबर 1970 को हुई थी। ओके, 2 दिसंबर 1970 को। NEA से क्या आशय है? नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी। नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी है NEA। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है, और ग्रीन पीस इंटरनेशनल है एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन, मतलब कि गैर सरकारी, इस पे गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं है, गैर सरकारी है।
इको मार्क क्या होता है? उन उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति बिल्कुल मैत्रीपूर्ण हो। ओके, तो बिल्कुल पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, इको फ्रेंडली हो, तो उनको कहते हैं इको मार्क प्रोडक्ट। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा 1991 से दिया जा रहा है क्या? इको मार्क प्रमाण पत्र। तो इको मार्क प्रोडक्ट्स पे लगे रहते हैं ना, जो इंडियन प्रोडक्ट्स पे, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा इसको 1991 से दिया जा रहा है। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार क्या करती है? इको मार्क प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट देखिए, बात कर लेते हैं धारणीय कृषि। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ होता है कि भूमि का इस प्रकार से हम लोग उपयोग करें कि उसकी जो क्वालिटी है, उस भूमि की उपजाऊपन जो है वो अक्षुण्ण बनी रहे, मतलब कि वो खराब ना हो। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत में टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन चल रहा है, तो 2014 से 15 तक। हरित गृह कृषि, ग्रीन हाउस फार्मिंग प्रारंभ करने वाला राज्य है पंजाब। नेक्स्ट देखिए, बात कर लेते हैं, कथन है प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। कारण दिया है कि जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। देखिए, ए और आर दोनों ही कथन और कारण दोनों ही सही है, और आर व्याख्या भी सही करता है कि प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है, और जल प्रिय पौधे मतलब जो जिन पौधों को जल चाहिए होता है, आर्द्र जलवायु में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नगरीकरण और औद्योगिकीकरण हानिकारक है क्योंकि संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, तो ये दोनों ही हानिकारक है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टेक्नोलॉजी, ज़्यादा अर्बनाइजेशन, नगरीकरण हो जाता है तो लोग पर्यावरण को ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं, तो संतुलित विकास नहीं हो पाता, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए भी हानिकारक है, जैव विविधता की भी संरक्षण नहीं हो पाती है। नेक्स्ट देखिए, बात कर लेते हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के जिस प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था, तो ये देखिए स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप अनुच्छेद नंबर 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष, तो ये उस टाइम पे जस्टिस आदर्श कुमार गोयल थे। और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो अधिनियम 2010 के तहत हुई थी, 18 अक्टूबर 2010 को। एनजीटी इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। देखिए, हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट के जो पुस्तक है उसके लेखक है WM एडम्स। आमतौर पर समाचारों में आने वाला Rio+20 सम्मेलन है धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है ये। Rio+20 धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है, और ये जून 2012 में संपन्न हुआ था, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। ठीक है। पृथ्वी सम्मेलन +5 का आयोजन कब हुआ था? तो ये 1997 में हुआ था। 23 से 27 जून 1997 के मध्य संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया, जो Rio+5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से जाना जाता है, तो ये न्यूयॉर्क में हुआ था। ओके, तो देखिए 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, उसके 5 वर्ष और जोड़ लीजिए, 92 से +97 हो जाएगा, तो Rio+5 इसी को बोलते हैं। मतलब रियो का पहला वाला सेशन, उसके बाद उसमें +5 +10 करते जाइए, तो उसके सन को और ऐड ऑन करते जाइए, तो वही +5 +10 ऐसे ही हो जाता है। तो ये न्यूयॉर्क में हुआ था 1997 में। ओके, नेक्स्ट देखिए, विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में, तो धारणीय विकास मैंने आपको बता दिया। वैज्ञानिकों, अर्थविदों, सिविल सेवकों, व्यवसायियों के लिए एक संस्था जो मानवता के समक्ष उपस्थित होने वाली वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु सुझाव देती है, तो क्लब ऑफ रोम। अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया। इसमें सम्मिलित देशों ने धारणीय विकास के लिए एक कार्यवाही योजना स्वीकृत की, जिसे जाना जाता है एजेंडा 21 के नाम से। तो ये मैंने आपको बताया था ऊपर भी। कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। इस वजह से मूल रोम की कोशा भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है, पौधों की बनी होती है, आपको पता होगा। और काइटिन बनी होती है कवक की कोशिका भित्ति, सेल वॉल। मूल रोम मृदा से चिपके रहते हैं पेक्टीन के कारण, पेक्टीन पाया जाता है, इस वजह से जो मूल रोम होते हैं वो मिट्टी से बिल्कुल चिपके रहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, बात कर लेते हैं पर्यावरण अपकर्ष से क्या तात्पर्य है। पर्यावरण गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन। तो ये पर्यावरण का अपकर्ष है। उत्कर्ष शब्द होता है बढ़िया वाला, और अपकर्ष उसका विलोम हो जाता है, तो असंतुलन पर्यावरण का हो जाता है। तो ये पर्यावरण अपकर्ष से संबंधित है। पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित क्या है? तो देखिए, वन नीति पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम आया था 1986 में, औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति, तो यही पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है। अब देखिए, नेक्स्ट यहाँ बात कर लेते हैं जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। तो भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा GEF, वैश्विक पर्यावरण सुविधा की जो मतलब ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है, की स्थापना की गई थी रियो अर्थ समिट 1992 के दौरान। तो ये आपको ध्यान रखना है। UNFCCC, देखिए UNFCCC के तहत अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देश निधि, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड, LDCF उपलब्ध कराता है। तो यही जो GEF है, यानी कि ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, और इसके द्वारा जो अल्प विकसित देश है इनको फंडिंग रेज की जाती है, फंड दिया जाता है।
अब देखिए बात कर लेते हैं विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि, तो इसकी बात कर लेते हैं। ये SCCF की स्थापना की गई थी, द स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड, तो COP7 के दौरान, और ये बैठक हुई थी माराकेश से प्राप्त निर्देशों के आधार पर। तो COP7 जो कि माराकेश का बैठक था। वर्तमान में GEF के मुख्य कार्यकारी तो नाओकी इशी हैं, वो 2018 के हुआ करते थे, अभी वाले दूसरे हैं। नेक्स्ट देखिए पलाचीमाड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में स्थित था, तो ये केरल में स्थित है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को अन्य नाम से जाना जाता है छाता विधान। ओके, 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 वाला पारित किया था, ध्यान रखना है। जेनेटिक अनुमोदन समिति का गठन किया गया है, तो यही जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 आया था उसी के अंतर्गत जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम बदल गया है आनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति शब्दों के स्थान पे जहां कहीं वे आते हैं शब्द रखे जाएंगे। ओके, तो ये आनुवंशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति हो गई है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी। नेक्स्ट देखिए अपने वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम के रूप में नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एवं अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोब स्कैन ने ग्रीन डेक्स 2009 स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया। वह स्कोर है विभिन्न देशों में पर्यावरण रूप से धारणीय उपभोक्ता व्यवहार का मापक। देखिए नेक्स्ट है भारत में कृषि के पर्यावरण अनुकूल दीर्घस्थायी विकास के लिए जो रणनीति सर्वश्रेष्ठ है, तो मिश्र सस्यन, कार्बनिक खाद्य, नाइट्रोजन यौगिकीकर और पौधे और कीट प्रतिरोध सस्य किस्में। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।